तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेस को, जिसमें हम बात करेंगे वाटर स्कैरसिटी की, मींस शॉर्टेज ऑफ वाटर की, वाटर कंजर्वेशन की एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारी अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी अर्थ पे 3/4 पोर्शन पानी है एंड इस 3/4 पोर्शन में से 97.5% ओशियन वाटर मींस साल्टी वाटर है, जो हमारे लिए अनयूजेबल है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं हैं जिससे इसको फिल्टर करके यूज कर सकें। एंड बचा 2.5% फ्रेश वाटर है, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। अब इस 2.5% फ्रेश वाटर में से 70% पार्ट आइस एंड ग्लेशियर के फॉर्म में है एंड बचा 30% पार्ट ग्राउंड वाटर एंड सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में है, जिसे हम यूज कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यूजेबल वाटर अर्थ पे बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है। जितना यूजेबल वाटर हमारे पास ग्राउंड वाटर एंड सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में है, वो मोर देन इनफ है हम सब की वाटर की नीड पूरी करने के लिए, क्योंकि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रिफिल हो जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली होती है जो वाटर हम यूज करते हैं वो वाटर वेपर बनकर ऊपर क्लाउड में जाकर वाटर का फॉर्म ले लेता है एंड देन फिर क्लाउड से वाटर रेन के थ्रू ग्राउंड में फिर आ जाता है एंड ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब अर्थ पे इतना पानी है एंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तब हमें अक्रॉस द वर्ल्ड पानी की कमी क्यों देखने को मिलती है? क्यों देखने को मिलता है कि लोग बूंद बूंद पानी को तरस जाते हैं? क्यों ये प्रेडिक्ट करा जाता है कि 2025 तक मींस इस ईयर तक 2 बिलियन लोग वाटर स्कैरसिटी का सामना करेंगे, जो सच भी है। अब इसका वन एंड मेन रीजन जो है वो ये है कि व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, देन लोग उस चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। सेम एज इन केस ऑफ वाटर, जब तक हम उसको अपनी नीड के लिए यूज कर रहे थे तब तक पानी हमारे लिए पर्याप्त था, बट जैसे ही हमने उसे अपने लालच के लिए यूज करना शुरू करा, देन उसकी शॉर्टेज हो गई। तो इसी पे आगे बात करते हैं वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की। अब जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान जैसे स्टेट्स में महिलाएं सर पर मटका लिए मीलों दूर पानी लाने के लिए जाती हैं, तो हमें लगता है कि राजस्थान जैसे स्टेट्स जहां बारिश कम होती है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है, वहीं वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। अब हाँ, ये जरूर सही है कि वाटर की अवेलेबिलिटी हर जगह वेरी करती है ड्यू टू वेरिएशन इन सीजन एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल की वजह से, बट ऐसा भी नहीं कि जहां बहुत बारिश होती है वहां हमें वाटर स्कैरसिटी नहीं देखने को मिलती, वहां भी हमें वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है। अब जैसे आपकी एनसीईआरटी एक बच्चे की इमेज दिखाती है जिसके नीचे लिखा होता है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मीन्स पानी तो चारों तरफ है बट पीने लायक एक भी बूंद नहीं है। अब इसका जो रीजन है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और वहीं दूसरी तरफ एक और इमेज में आपकी एनसीईआरटी बताती है कैसे इजराइल जैसे देश जहां 25 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन मींस वार्षिक वर्षा होती है, वहां पानी की कोई कमी नहीं है। वहीं अपने देश में जहां 114 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है, वहां हर साल किसी न किसी पार्ट में पानी की कमी के चलते सूखा जरूर पड़ता है। तो इसके कई रीजन्स हैं, रीजन्स ऑफ
वाटर स्कैरसिटी, जिसमें पहला है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिस्टेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। मीन्स जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, जिससे पानी की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। वहीं साथ में वाटर का अनइक्वल एक्सेस होने के कारण भी वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो मोस्ट ऑफ पानी की सप्लाई का यूज कर लेते हैं और बहुत सारा पानी बेकार भी करते हैं, जिससे जो गरीब लोग हैं उन तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता और उन्हें पानी की कमी से जूझना पड़ता है। दूसरा रीजन है टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेस आर ओवर एक्सप्लॉइटेड फॉर एग्रीकल्चर। मीन्स जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ रही है, जिससे एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ रहा है हायर प्रोडक्शन का। एंड किसान प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए सिर्फ कैनाल्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, वो खुद के बेल्स एंड ट्यूबवेल्स अपने खेतों में इंस्टॉल करा रहे हैं, जिससे हो ये रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है एंड ये बुरी तरह से वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से भी वाटर स्कैरसिटी देखने को मिल रही है। जो तीसरा रीजन है वो है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हुआ ऐसा कि आज़ादी के बाद देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से शुरू हुआ। देश की कंपनीज के साथ साथ नई नई विदेशी कंपनीज भी भारत में अपनी इंडस्ट्रीज लगाने लगी, जिससे वो इंडस्ट्रीज तो खुद हैवी वाटर कंज्यूमर हैं ही, साथ में उनको रन करने के लिए हाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने देश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बनती है। मींस पानी का यूज करके बनती है और फिर इन इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसे डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी भी पीने लायक नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली की यमुना रिवर की कंडीशन देख सकते हैं। इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज। अब इंडिपेंडेंस के बाद जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज थी वो सिटीज़ में थी, इसलिए अब गाँव के लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों में आने लग गए। मैसिव अर्बनाइजेशन हुआ, शहरों की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगी, जिससे पानी की डिमांड भी बढ़ने लगी। साथ में लोग अपने पानी की नीड्स को पूरा करने के लिए अपना खुद का पर्सनल पंपिंग डिवाइस इंस्टॉल कराने लग गए और पानी को ओवर एक्सप्लॉइट करने लग गए, जिससे ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जाता चला गया और शहरों में भी वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलने लग गई। और अब स्थिति ये है कि वाटर लेवल इतना नीचे जा चुका है कि अगर आप अपना मोटर ऑन करेंगे तो उससे पानी नहीं आएगा, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तो अब तक हमने जो चारों रीजन्स वाटर स्कैरसिटी के डिस्कस करे वो क्वांटिटेटिव रीजन्स थे, मींस यहाँ पानी अवेलेबल ही नहीं था। तो अब हम पहले इन क्वांटिटेटिव रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी को समराइज करके आपको लिखवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अनइक्वल एक्सेस। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन एग्रीकल्चर टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तीसरा है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। चौथा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन अर्बन एरियाज। तो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रीजन्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी की। मींस पानी तो अवेलेबल है बट पीने लायक नहीं है। वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ द पीपल बट द एरिया स्टिल सफर
फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। अब इसका रीजन है कि जो ड्रिंकेबल वाटर है मीन्स पीने लायक पानी है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज को फ्रेश वाटर में डालने के कारण एंड साथ में केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर जो हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं ये भी लगातार फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी को हैजार्डियस मीन्स खतरनाक बनाता जा रहा है ह्यूमन यूज के लिए, जिससे पानी की अवेलेबिलिटी होते हुए भी हमें पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। याद है आपको पीछे वो बच्चा जो कह रहा था वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, यही रीजन है उसका। तो बात करते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप लिए हैं। तो बेसिकली रूरल एरियाज़ में जो पानी की कमी होती है उसके लिए गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए एक मिशन लॉन्च किया, JJM जल जीवन मिशन। 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया, जिसका गोल है हर एक ग्रामीण व्यक्ति को मीन्स एवरी रूरल हाउस होल्ड को 55 लीटर ऑफ वाटर पर डे के बेसिस पे मिले, जिसके लिए गवर्नमेंट गांव-गांव पोर्टेबल वाटर पाइप्स बिछवा रही है एंड हर घर में टैप वाटर कनेक्शन दे रही है, जिससे लॉन्ग टर्म तक उनको ये वाटर सप्लाई मिलती रहे। तो अब तक पीछे जो हमने बात करी थी वाटर स्कैर्सिटी की रीजन की, इससे आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि क्यों हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। तो अब आइए कुछ पॉइंट के थ्रू ये जान और लिख लेते हैं व्हाई वी नीड टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। तो पहला है सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड। तो जब हम पानी को कंजर्व करेंगे तो हमें साफ पानी पीने को भी मिलेगा और हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी। दूसरा है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो जो पानी है वो हमारी लाइवलीहुड की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमारे सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए भी हमें वाटर को कंजर्व करना ज़रूरी है। तीसरा है टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे हम वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड होते जा रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारी इकोलॉजिकल क्राइसिस लाइक ड्रॉट देखने को मिलती हैं। तो अगर हम पानी को कंजर्व करेंगे तो हम इससे भी बचे रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। तो अभी तक पीछे हमने बात करी थी कि वाटर को कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो एक अच्छा तरीका है वो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाकर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एक मैन मेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पानी में या पानी के ऊपर बनाते हैं टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, जिससे हम उस पानी को यूज कर सकें। लाइक जो हम डैम्स बनाते हैं, कैनाल्स बनाते हैं, रिजर्वायर्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स बनाते हैं, ये सभी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह के सोफिस्टिकेटेड मीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने अभी से शुरू किए हैं। ऐसा हम एंशियंट टाइम से करते आ रहे हैं, जैसे कि 1st सेंचुरी BC में श्रृंगावीरापुरा जो आज के प्रयागराज के पास है वहाँ एक सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया टू चैनलाइज फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा के लिए। इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बड़े पैमाने पर डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम बनाए गए। सिमिलरली हमें कॉम्प्लेक्स इरिगेशन वर्क्स देखने को मिलते हैं कलिंगा उड़ीसा से, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से, बेनूर कर्नाटका से, कोल्हापुर महाराष्ट्र से एंड और भी बहुत जगहों से। एंड साथ में 11th सेंचुरी में बनी भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी अपने टाइम की। इसी तरह से 14th सेंचुरी में सीरी फोर्ट एरिया में
पानी सप्लाई करने के लिए इल्तुतमिश ने हौज खास दिल्ली में टैंक बनवाया था। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हम एंशिएंट टाइम से यूज करते हुए आए हैं और आज भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स लाइक कैनाल्स, डैम्स एंड लेक्स हम बनाते हैं। बट हमें यहाँ अभी सिर्फ डिटेल में डैम्स के बारे में पढ़ना है। तो बात करते हैं व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। तो पहले देखते हैं डैम्स क्या होते हैं। तो अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट or retard the flow of and creating a reservoir, lake or impoundment। तो डैम एक बैरियर होता है जिसे हम पानी के फ्लो के बीच में बनाते हैं और उससे पानी के फ्लो को धीमा या चेंज कर देते हैं और फिर उस पानी से लेक, रिजर्वॉयर या इम्पाउंडमेंट मींस तालाब टाइप का कुछ बना देते हैं। अब जो पुराने समय में डैम्स बनते थे उनका पर्पस सिर्फ होता था नदियों और बरसात के पानी को एक जगह इकट्ठा करना और बाद में उसे एग्रीकल्चर फील्ड को इरिगेट करने में यूज करना। बट अब के टाइम पर हम एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी है। अब हम डैम्स का यूज इरिगेशन के लिए तो करते ही करते हैं, साथ में डैम्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन एंड इनलैंड नेविगेशन के साथ साथ फिश ब्रीडिंग के लिए भी डैम्स का यूज करते हैं। इसलिए अब डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है, जहां इकट्ठा हुए पानी के बहुत से यूजेस हैं और सभी यूजेस एक दूसरे से लिंक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सतलज ब्यास रिवर बेसिन पर बने भाखरा नागल डैम को देख सकते हैं, जिसका यूज हाइडल पावर प्रोडक्शन एज वेल एज इरिगेशन दोनों में होता है। इसी तरह से महानदी रिवर बेसिन पे बने हीराकुंड डैम का यूज फ्लड कंट्रोल के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन के लिए भी होता है। तो इस तरह से डैम्स इंटीग्रेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी को रैपिड अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी से। और यही रीजन था कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। अब ये तो हो गया सिक्के का एक पहलू जहां सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू जहां इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को बहुत विरोध झेलना पड़ रहा है। तो बात करते हैं रीजन्स ऑफ अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डैम्स की। तो इसका पहला रीजन है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। तो जब हम डैम्स बनाकर रिवर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं तब हम रिवर के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिससे जो सेडिमेंट्स रिवर के साथ फ्लो कर रहे होते हैं वो रिजर्वोयर के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। जिसमें होता क्या है कि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन मींस बहुत सारे पत्थर रिजर्वोयर के बॉटम पर कलेक्ट हो जाते हैं और रॉकियर स्ट्रीम बेड्स फॉर्म कर देते हैं, मींस पत्थर की एक परत बना देते हैं, जिससे जो एक्वेटिक लाइफ उस रिवर में रहती हैं उन पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में डैम्स बन जाने की वजह से जो एक्वेटिक फौना होते हैं मींस जलीय जीव होते हैं वो माइग्रेट नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह फॉर स्पॉनिंग मींस बच्चे पैदा करने के लिए। और साथ ही डैम्स की वजह से उसके आसपास के एरिया में पानी ओवरफ्लो करता है, जिससे जो पेड़ पौधे और मिट्टी डैम्स के आसपास होते हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाते हैं, मींस सड़ने लग जाते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो है कि ये डैम्स बने तो फ्लड को
कंट्रोल करने के लिए थे, बट आयरनिकली यही डैम्स फ्लड की वजह बनते जा रहे हैं, क्योंकि डैम्स बनने के कारण जो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन डैम्स के आसपास होता है वो ट्रिगर कर रहा है फ्लड्स को। तीसरा रीजन है इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के मैसिव अपोजिशन का, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज नियर डैम्स एरिया। तो डैम्स बन जाने के कारण जो उसके आसपास लोग रहते हैं उन्हें अपना घर प्रॉपर्टी छोड़कर वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि आए दिन उन्हें डैम्स की वजह से पानी के ओवरफ्लो का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए भी इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को मैसिव अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं इसके अपोजिशन के चौथे रीजन की, जो है इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न of many regions with farmer shifting to water intensive and commercial crops that lead to salinization of soil। अब हुआ ऐसा कि जब डैम्स बन गए तो सरकार अलग अलग स्कीम से हर खेत तक पानी पहुंचाने लग गई। जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मोटो था हर खेत को पानी। तो इन सब योजनाओं के थ्रू किसान के पास इरिगेशन के लिए पर्याप्त से ज़्यादा मात्रा में पानी पहुंचने लगा, जिसका रिजल्ट ये होता है कि किसान ऐसी क्रॉप्स उगाने लग गए जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी का यूज होता है और प्रॉफिट भी ट्रेडिशनल क्रॉप से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा पानी यूज करने की वजह से मिट्टी की सैलिनिटी बढ़ने लगती है, मीन्स मिट्टी में सॉल्युबल साल्ट्स बढ़ने लग जाते हैं, जो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है क्रॉप यील्ड पे और सॉइल फर्टिलिटी पे। तो ये भी एक रीजन था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के मैसिव अपोजिशन का। इसका जो पांचवा रीजन है वो है सम टाइम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस अर्थक्वेक्स कास्ट वाटर बॉर्न डिजीज एंड पेस्ट एंड पोल्यूशन। तो ये जो डैम्स हैं समटाइम्स ये जिम्मेदार होते हैं भूकंप को इंड्यूस करने के लिए, और साथ में हो ऐसा रहा है कि इरिगेशन के लिए किसानों को एक्सेसिव वाटर सप्लाई मिल रही है, जिससे किसान प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए खूब फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, जिससे वो पानी पल्यूट तो हो ही रहा है, साथ में उस पल्यूटेड पानी की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज भी पैदा हो रही हैं। एंड साथ में इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से हमें कई स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। तो हुआ ऐसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कृष्णा रिवर पे डैम बना देती है, जिससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो इसका बहुत बेनिफिट होता है, बट कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में इस डैम की वजह से कृष्णा रिवर का पानी कम पहुंचने लगता है, जिससे आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका के एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पे बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण इन दोनों ही स्टेट की गवर्नमेंट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से हमें डैम्स की वजह से इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी देखने को मिलते हैं। तो अब रैपिडली इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अपोजिशन के रीजन को समराइज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला है रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ वाटर अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। दूसरा है द डैम्स दैट वेयर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर फ्लड्स। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज नियर डैम्स एरिया। चौथा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स changes cropping pattern which uses intense water that lead to salinization of soil। पांचवा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स induces earthquake, cast waterborne disease and pollutions। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं
अपने अगले टॉपिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो अभी तक जैसे हमने पीछे देखा कि इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के ढेर सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक इनमें खर्चा भी बहुत है, सोशली भी इससे बहुत लोग अफेक्ट होते हैं, साथ में एनवायरनमेंट पर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका जो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हमारे पास है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मीन्स बरसात के पानी को कलेक्ट या स्टोर करके रखना फॉर फ्यूचर यूजेस। तो अब सवाल आता है कि हम इस रेन वाटर को कैसे कलेक्ट या स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके अलग अलग जगह अलग अलग तरीके हैं। तो आइए अब इसी पे बात करते हैं मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया की। तो पहला है कि हिल्स एंड माउंटेन्स रीजन में बहुत समय से लोग डाइवर्जन चैनल्स बना के रेन वाटर को स्टोर करते हुए आए हैं। डाइवर्जन चैनल्स क्या होते हैं, इसे सिंपली ऐसे समझो जैसे इसमें जमीन में हम कोई गड्ढा खोद देते हैं और बरसात का पानी आकर उसमें इकट्ठा हो जाता है और बाद में उस पानी का यूज हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। एंड वेस्टर्न हिमालयाज रीजन में इन्हीं डाइवर्जन चैनल्स या कहें गड्ढों को गुल्स एंड कुल्स कहते हैं, जिनका यूज एग्रीकल्चर के लिए होता है, जिसे आप इन इमेजेस में देख भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, जो बेसिकली राजस्थान साइड प्रैक्टिस होता है टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर के लिए। जिसमें होता क्या है कि जो रेन वाटर छत पे कलेक्ट होता है उसे पहले हम पाइप्स के थ्रू अपने यूजेस के लिए अवेलेबल टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं। देन फिर उस पाइप को वेल्स में डाल देते हैं, जिससे कुएं में भी पानी रिफिल हो जाता है और फ्यूचर में भी हमारे लिए पानी अवेलेबल रहता है। तो अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जो प्रैक्टिस करा जाता है फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में, जहां लोग बाढ़ के पानी के लिए इनंडेशन चैनल्स बनाते हैं, जिससे वो अपनी फील्ड को इरिगेट कर सकें। तो इनंडेशन चैनल बेसिकली एक कैनाल टाइप में होता है जो बड़ी नदियों से कनेक्टेड होता है, और जब उन रिवर्स में बाढ़ आती है तो जो एक्सेस वाटर होता है वो इन कैनाल्स के थ्रू किसानों के खेतों तक पहुंचता है, जिससे उनका खेत भी इरिगेट हो जाता है और फ्लड भी कंट्रोल हो जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की, जो प्रैक्टिस करा जाता है राजस्थान के एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में, जहां बरसात के समय पर एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में। मींस खूब सारा पानी एग्रीकल्चर फील्ड में इकट्ठा होने दिया जाता है, जिससे कि जब बरसात चली जाए तब भी खेतों में नमी रहे, जिससे कि बाद में आसानी से फसल उस खेत में लगाई जा सके, जिसे जैसलमेर साइड खादिन्स बोला जाता है एंड राजस्थान के कुछ अदर पार्ट्स में जोहर्स बोला जाता है। तो अब बात करते हैं फिफ्थ मेथड की। ये भी राजस्थान के सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स लाइक बरमार, पलौड़ी एंड बीकानेर साइड प्रैक्टिस करा जाता है, जहां लगभग हर घर में अंडरग्राउंड टैंकास बने होते हैं फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये टैंकास बेसिकली एक रूम के साइज के होते हैं, जो जमीन के अंदर बने होते हैं और एक पाइप के थ्रू रूफ से कनेक्टेड होते हैं, जिससे जब बारिश होती है तो पहले तो छत को साफ करा जाता है, फिर फ्रेश वाटर को इन टैंकास में कलेक्ट करने के लिए टैंकास की पाइप को खोल दिया जाता है और फिर टैंकास में पानी स्टोर कर लिया जाता है। एंड टैंकास के अंडरग्राउंड बने होने की वजह से ये पानी जल्दी सूखता भी नहीं और लोग उस पानी को तब तक यूज करते हैं जब तक कि अगली बरसात नहीं आ जाती। और इसके साथ बहुत से लोग अंडरग्राउंड टैंकास से जुड़े रूम्स भी बनवाते हैं, क्योंकि समर में टैंकास से जुड़े रूम ठंडे होते हैं, जिससे उन्हें गर्मी से भी राहत मिलती है। लेकिन सैडली
पिछले कुछ दशकों में इस रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग में काफी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह है पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनाल, जिससे वेस्ट राजस्थान साइड हर घर में पर्याप्त पानी टैप वाटर्स के थ्रू पहुंच जाता है, जिससे लोग रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग कम करने लगे हैं। बट फिर भी कई घरों में अब भी टैंकाज हैं, क्योंकि वो लोग टैप वाटर के टेस्ट को पसंद नहीं करते, उन्हें पलार पानी पसंद है। रेन वाटर को ही राजस्थान साइड में पलार पानी कहा जाता है, जिसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर भी माना जाता है। अब आपको गेंडाथुर गांव, जो मैसूर कर्नाटका का एक पिछड़ा गांव है, उसकी स्टोरी सुनाते हैं, जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। तब गांव वालों ने डिसाइड करा कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अपनी पानी की कमी को दूर करने के लिए, जिसके लिए गांव के 200 हाउस होल्ड्स ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करे और 80% तक रेन वाटर को हार्वेस्ट किया और हर हाउस ने लगभग 50,000 लीटर वाटर साल भर में कलेक्ट करा, जिससे उन्होंने अपनी पानी की कमी को खुद से ही दूर कर दिया। एंड साथ में अब अलग अलग स्टेट भी इस सिस्टम को अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने अपने स्टेट के हर घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाना कंपलसरी कर दिया, और साथ में अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उस पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, उसे पनिश करा जाएगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं एक और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बम्बू डिप इरिगेशन सिस्टम की, जो पिछले 200 सालों से मेघालय में प्रैक्टिस करा जाता है, जिसमें बैम्बू पाइप्स की मदद से पानी को 100 मीटर तक ले जाया जा सकता है। फिर उस पानी को हम इरिगेशन में यूज करते हैं, जिसमें 18 से 20 लीटर पानी उस बैम्बू पाइप में एक बार में आ जाता है, और पाइप का बैम्बू की होने की वजह से फील्ड तक पानी को पहुंचने में 18 से 20 ड्रॉप पानी पर मिनट कम हो जाता है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू।